अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि टनल के अंदर वांग जी और जो श्यान था वो जा रहा था, तो वो दोनों को देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। लेकिन फिर विंग को लेकर वहाँ से जो हमारा क्यूची थी वो आ गई थी। क्यूची उसे खींचते हुए लेकर आ गई थी। आई एम सॉरी, कल मैं क्यूची को ल्यूली बोल रही थी गलती से। उसका नाम क्यूची था लेकिन मैं उसे ल्यूली बोल रही थी। सो क्यूची उसे लेकर रूम में आ जाती हैं। दरवाजे को बंद करते हुए क्यूची ने कहा, आप आराम कीजिए। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ, तुम सब एक जैसे हो। क्यूची ने कहा, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, मैं बस देख रहा था कि वो टनल पर क्या कर रहे थे और उसके अंदर वो लोग क्यों गए। एक मिनट रुको, क्या उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे वांग ने छिपा कर रखा है? ये सुनकर क्यूची ने कहा, मुझे नहीं पता सरदार वहाँ पर क्या रखा है, वो सरदार ही जानते हैं, कोई नहीं जानता। और सरदार के अलावा वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, ये अनुमति नहीं है। विंग ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो, वो कुछ छुपा रहा है, समझे? क्यूजी ने कहा, इतना मत सोचिए, अगर आप इतना सोचोगे तो आपके लिए उतना ही बुरा होगा। विंग ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यूची ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर वो बाहर चली गई। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वांग जी के ऊपर। एक तो उसने मेरे साथ न जाने क्या 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 है, और दूसरी बात, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रोक कर रखा है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस बुढ़े को समझ में नहीं आ रहा है। वो एक यंग बॉय को ऐसे रोक कर रखा है। मन करता है उसे लात मार के यहाँ से नीचे गिरा के कहीं भगा दो। विंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और वो खिड़की से बाहर के नज़ारों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी उसके पास आता है। वांग जी ने उससे कहा, विंग, तुम ज़िद कर रहे थे? विंग ने कहा, मैं ज़िद नहीं कर रहा था, मैं बस ये पूछ रहा था कि तुम। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता? वांग जी ने कहा, तुम ज़िद कर रहे थे कि नहीं? विंग ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और देखो, मैं ज़िद कर रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था, इससे तुम्हें क्या? और रही बात ज़िद करने की, अगर मैंने ज़िद किया भी है तो अच्छा क्या है, बहुत अच्छा क्या है, और मैं कर सकता हूँ, 1000 बार करूँगा, समझे? वांग जी ने कहा, विंग, धीरे बात करो, हमारे यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करना गलत है। विंग ने कहा, तुम्हारे रूल्स को मुझे फॉलो नहीं करना है, समझे? एक तो तुम्हारा ये भद्दा सा रूल फॉलो करो, ऊपर से तुम जैसे बुढ़े को झेलो, और पता नहीं तुम क्या करते हो। वांग जी ने कहा, विंग, तमीज़ से बात करो। विंग ने कहा, तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ, समझी? अभी तक बदतमीज़ी नहीं किया है, अगर बदतमीज़ी करने लग गया ना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? हाँ। वांग जी ने कहा, विंग, तुम थक गए होंगे, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए शरबत भेज देता हूँ। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, मेरे लिए शरबत या फिर कुछ भेजने की। मैं आज से यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा, शाम के टाइम तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं तुम खाने में क्या मिला दोगे। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, और मेरे लिए कोई तोहफ़ा लेकर मत आना, मुझे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए, समझे? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। तभी एक डिसिपल ने वांग जी को बुलाते हुए कहा, सरदार, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूँ। वांग जी बाहर आते हुए कहा, विंग, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तमीज़ से बात करो। विंग ने अपनी फेस को घुमा लिया। फिर इधर जो वांग जी हैं वो बाहर आ गया। उसने क्यूची से कहा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद वो चला गया। थोड़ी देर बाद क्यूची अंदर आ गई। उसने कहा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे थे? विंग ने कहा, तुमसे मतलब? तुम भी उसकी तरफ हो ना, तुमने बताना उसे। क्यूची ने कहा, नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो तो सरदार को पता चल जाता है, एक पत्ता भी हिलता है तो सरदार को पता होता है। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर ये सुनकर क्यूजी ने कहा, मैं कब गया बताने के लिए, मैं तो आपके पास ही था ना, मैं पहरा दे रहा था। विंग ने कहा, हाँ, एक बात बताओ क्यूजी, तुम लोग उससे इतना डरते क्यों हो? क्यूजी ने कहा, डरते नहीं, हम उन्हें सम्मान देते हैं। विंग ने कहा, उस बुढ़े को पता है वो कितना गंदा है, कितना घटिया है। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता होता कि वो कितना घटिया, कितना नीच है।
ये सुनकर उसने कहा, नहीं, सरदार घटिया और नीच नहीं है, वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको पता है, गरीबों का हेल्प करते हैं। गुस्सू में जितने सारे गरीब हैं ना, वो उनकी हेल्प करते हैं। कौन बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है, किसका बेटा बिल्कुल बेरोज़गार बैठा हुआ है, किसकी परिवार भूखा है, ये सब कुछ ना सरदार देखता है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या क्या वो ऐसा करता है? क्यूची ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा। सरदार बहुत अच्छे हैं। आपको लगता है कि सरदार बुरा है, लेकिन सच कहूँ तो सरदार दूसरे लोगों के लिए बुरा है, लेकिन सच में वो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, आप ही बोलिए, क्या उन्होंने कभी भी आपके ऊपर धमकाकर चिल्लाकर बात किया या फिर आपको चोट पहुंचाई? नहीं ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। विंग ने कहा, अगर वो इतना अच्छा है तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स क्यों किया? क्यूची ने कहा, हो सकता है कोई वजह होगा आपको फ़ोर्स करने की, बट मैं सच कहूँ तो सरदार ऐसा नहीं है। आप उन्हें गलत समझ रहे हो। प्लीज़ आप उन्हें गलत मत समझिए। उनसे प्यार से बात कीजिए, उनसे प्यार से पेश आइए, देखना आप उन्हें समझ पाओगे। विंग ने कहा, मुझे नहीं समझना उसे। अगर मैं उसे समझने गया तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि वो खुद एक पागल है। पता है वो कितना घिनौना है। उसने कल रात मुझे तुम्हें नहीं बोलना। क्यूशी ने कहा, आप उन्हें गलत समझ रहे हो सकता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर आपके साथ कह रहे हैं, वो कोई एक वजह होगा। वो बिना बेवजह के कोई काम नहीं करते हैं। विंग बैठ गया। विंग ने कहा, क्या तुम्हारे सरदार के मॉमडैड अभी तक ज़िंदा है या फिर वो लोग भी बूढ़े होकर मर चुके हैं? क्यूची ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना सुना है कि सरदार के परिवार में सिर्फ उसका अंकल और उसका गगा था। बचपन में उन्होंने अपनी मॉमडैड को खो दिया है। विंग ने कहा, क्या उसके मॉमडैड नहीं हैं? ये सुनकर क्यूची ने कहा, नहीं, उसे मॉमडैड का प्यार नहीं मिला। उनके अंकल ने बड़ा किया है, उनके भाई को और उन्हें। उसका भाई आगे चलकर कुल प्रमुख बना। उसके बाद वो लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे। सरदार भी हैप्पी था। उसके बाद धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया और अचानक से उसकी फैमिली कहीं गायब हो गया। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या उनका फैमिली अचानक से गायब हो गया? तुम पागल हो क्या? क्यूची ने कहा, हाँ, अचानक से ही एक दिन उनकी फैमिली अचानक से गायब हो गया। उसका भाई, कुछ डिसिपल्स और उनका अंकल भी गायब हो गया था। पता है आपको? उसके बाद से अब उनका कोई पता नहीं है। बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद सरदार को कबीले का कुल प्रमुख बना दिया गया, क्योंकि अगला वारिस तो सिर्फ वही थे। वो तब ट्रेनिंग के लिए बाहर गए थे, कुछ काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए। शायद वेंस के वहाँ पर गए थे, क्योंकि वहाँ से अक्सर स्क्रॉल आती थी शिक्षा के लिए। विंग ने कहा, वहाँ तो मैं भी गया था, मैंने उसे कभी नहीं देखा, उस बुड्ढे को। ये सुनकर उसने कहा, शायद आपने नहीं देखा होगा, तब वो बहुत यंग थे। विंग ने कहा, इसका मतलब वो मेरे पिताजी के ज़माने में गए थे। ये बोलकर विंग लेट गया। क्यूची ने कहा, ऐसा नहीं है। तभी एक आवाज़ आती है और क्यूची रुक जाती है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? क्यूची ने कहा, बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए, डिनर का वक्त हो चुका है, आप डिनर कर लीजिए। ये बोलकर क्यूची बाहर चली गई। 2 डिसिपल्स वहाँ अंदर आए और विंग का डिनर अंदर रख कर चला गया। विंग ने कहा, मुझे डिनर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर डिसिपल्स ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, ले जाओ इसे। डिसिपल्स ने कहा, हम नहीं ले जा सकते हैं, प्लीज़ आप डिनर कर लीजिए। ये बोलकर वो लोग बाहर चले गए। विंग ने कहा, तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये डिनर नहीं करूँगा। मुझे पता है उस बुड्ढे ने ज़रूर इसमें कुछ मिलाया होगा, जिसे खाकर फिर से मुझे वैसा ही होगा और फिर वो आकर जी। उसके बाद विंग दूसरी तरफ घूम गया। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। उसने कहा, तो मैंने सही सुना, तुमने डिनर नहीं किया है। विंग की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो उससे बातें नहीं करना चाहता था, इसीलिए विंग ने उसे जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? विंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। विंग ने कहा, तो इससे तुम्हें क्या, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कुछ और हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है बुड्ढे लान वांग जी। ये सुनकर लान वांग जी ने कहा, विंग खाना खा लो। विंग ने कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पता है अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ होगा, चक्कर आएगा, मुझे सब कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हर रोज़ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है।
तुमने ज़रूर इस खाने में कुछ मिलाया है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने इन खाने में कुछ नहीं मिलाया है। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने खा सकता हूँ। वांग जी उसके सामने चॉपस्टिक को उठाता है और उठाने के बाद एक एक निवाला अपनी माउथ में लेता है और खाना खाता है। उसने कहा, देखा, मुझे कुछ हुआ। विंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन तुम खाना नहीं खा रहे हो। विंग ने कहा, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है ना। वांग जी ने कहा, हाँ, इसमें कुछ नहीं है। विंग उठकर खड़ा हो गया। विंग को बहुत तेज़ भूख लगी थी। विंग ने कहा, सच में मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं क्या ही करूं। विंग धीरे धीरे करके आगे आ गया। चॉपस्टिक को लेकर वो नीचे बैठ गया। वो खाना ख़त्म करता है। खाना ख़त्म करने के बाद विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी ने कहा, पानी पी लो। वांग जी अपनी छोटे फिंगर को पानी के अंदर रखता है। उसके बाद वो विंग को पानी देता है। विंग ने नोटिस नहीं किया। पानी को पीने के बाद विंग उठकर खड़ा होता है। जब भी विंग उठकर खड़ा होता है, विंग का सिर चकरा गया। विंग ने कहा, ये क्या हो रहा है फिर से? तुमने खाने में क्या मिलाया था? वांग जी ने कहा, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया विंग। विंग ने कहा, कुछ ना कुछ मिलाया था तुमने खाने में। मैं श्योर हूँ, नहीं, खाने में नहीं, तुमने पानी में मिलाया था, है ना? क्योंकि पानी को पीने के बाद ही मुझे ऐसा हुआ। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैंने कुछ नहीं मिलाया। विंग ने कहा, तुमने मिलाया है। तुम फिर विंग फिर से बेहोश हो गया। सीन कट होता है। रोज़ की सुबह की तरह आज का सुबह भी विंग का वैसा ही था। विंग की बॉडी में दर्द हो रहा था। विंग को समझ में आ गया कि उस बुढ़े ने ज़रूर कुछ किया है। उसने कहा, उस बुढ़े को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, सच कह रहा हूँ। इस बार शाम को अगर वो आएगा ना, तो मैं उससे लात मार दूंगा, सच कह रहा हूँ। विंग के साथ ये अक्सर होता रहता है। जब विंग कुछ चीज़ लेने के लिए मना कर देता है और खाने के लिए मना कर देता है, तब वांग जी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तब वांग जी विंग के गले में पहने हुए लॉकेट का इस्तेमाल करता है, जहाँ से कुछ अजीब सी बू निकलती है, जिसे सुनकर विंग फिर से बेहोश होता है। और विंग फिर से जब सुबह उठता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी पर दर्द हो रहा है। ये लगातार 1 महीने तक चलता रहता है। 1 महीने के अंदर ही विंग धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा संभल रहा था, क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल बात हो गई थी। उनकी शादी की अब 1.5 महीना हो चुका था। विंग अक्सर बाहर जाता है अपने रूम से और कबीले को घूम घूम कर देखता है, जहाँ पर वो हमेशा कैमेलिया के पेड़ के पास जाता है और उससे बातें करता है, फूलों से बात करता है, फूलों की खुशबू को महसूस करता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर क्यूची भी हमेशा उसके साथ जाती है। क्यूची के साथ बात करते करते उसका समय बीत जाता है। हर रोज़ वो एक ही चीज़ बार बार देखता है कि वांग जी उस टनल के अंदर जाता है शियान के साथ। वो पत्थर हटाने के बाद वांग जी उस टनल के अंदर जाता है और पता नहीं उसके अंदर क्या करता है। विंग घंटों तक खड़ा रहता है, लेकिन विंग को कुछ मालूम नहीं पड़ता। जब वांग जी फिर से वहाँ से बाहर आता है, तो वांग जी बिल्कुल ठीक ठाक ही होता है। विंग ने कहा अपने माइंड में कि वो उस टनल में रोज़ क्यों जाता है, उसमें ऐसा क्या छिपा हुआ है। विंग जो कि था, वो धीरे धीरे करके अपनी रूम की तरफ आ रहा था। अचानक विंग का सिर चकरा गया और विंग बेहोश हो गया। जब विंग ने अपनी आँख खोला, तब उसने देखा कि उसे जो वैद्य था वो चेक कर रहा है। वैद्य जी उसे चेक कर रहा था अच्छे से। उसके बाद उसने विंग की आंखों को चेक किया। विंग को होश आ चुका था। वहाँ पर लानवांग जी क्यूची भी खड़ी थी। क्यूची ने कहा, वो अचानक बेहोश हो गए। पता है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो वहाँ से गिर कैसे गए। वांग जी ने कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था क्यूची। क्यूची ने कहा, मैंने ध्यान रखा था, लेकिन अचानक वो वहाँ से गिर जाएंगे, मुझे पता नहीं था। विंग ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो पहाड़ पर था ना, वो कैमेलिया के पेड़ के पास। ये सुनकर क्यूची ने कहा, हाँ, आप वहाँ पर ही थे, लेकिन अचानक आप वापस आते वक्त बेहोश हो गए थे और आप नीचे गिर गए थे। मैं आपको बहुत मुश्किल से उठाकर लेकर आया। विंग ने कहा, क्या मैं बेहोश हो गया था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी ने कहा, वैद्य जी, क्या हुआ है? जो डॉक्टर थे, उन्हें चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, हांगवांग जुन। उसने उसे ग्रीट किया। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर डॉक्टर ने कहा, राजकुमार विभूषण, दरअसल बात ऐसी कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। उसने कहा, क्या? किसी ने कभी भी वांग जी को ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। अचानक वांग जी का स्माइल गायब हो गया। वैद्य जी ने कहा, हाँ, ये सच है, वो पिछले 1 मंथ से प्रेग्नेंट हैं और उनकी प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो चुका है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या कहा आपने? मैं? उसने अपनी टमी के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ?
मेरे अंदर बेबी है। उसने वांग जी को देखते हुए अपने माइंड में कहा, क्या ये बेबी इसका है, इस बुढ़े का। उसने वांग जी को देखा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था वांग जी के ऊपर, बट उसने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप उसे घूरता रहा। वैद जी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और वो ये सब बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वेंग को अब सावधान रहना चाहिए, उन्हें ध्यान से चलना चाहिए, और तो और अब खाना भी उन्हें ठीक से खाना पड़ेगा, भारी भरकम काम करना बंद करना पड़ेगा। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, फाइनली मुझे खुशखबरी सुनने को मिल गया। वेंग ने जब वांग जी की माउथ से ये वर्ड सुना तब उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, खुशखबरी, मैं इसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मन कर रहा है इसे लात मार मार के इस कबीले से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वैद को वांग जी ने एक पोटला दिया जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसके बाद वो वैद जी चले गए और उन्होंने क्यूची से कहा, जाओ जाकर सारे डिसिपल्स का मुंह मीठा करवाओ। ये सुनकर क्यूची भी चली गई वहाँ से। उसने वेंग को देखा, वेंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुंह मीठा करना है, उसको सोने के सिक्के देना है। वांग जी वेंग को देखते हुए कहा, वेंग ऐसा मत करो, तुम्हारे अंदर बेबी है, सावधान। वेंग ने कहा, सावधान का मतलब क्या है। उसने वांग जी को धक्का दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा मतलब मैं। उसने फिर से अपनी टमी के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, मेरे अंदर एक छोटा सा बेबी है। वांग जी ने कहा, हाँ वेंग, तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बेबी है, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके 3 मंथ तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। वेंग ने कहा, शट अप, चुप रहो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रेग्नेंट करने की, तुमने ज़बरदस्ती सब कुछ किया है, ये तुमने ऐसा क्यों किया, बुढ़े इंसान कहीं के, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए था, समझे। वांग जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वेंग। वेंग ने कहा, तुमने रोज़ रात मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, नाइंसाफ़ी किया, मेरा फ़ायदा उठाया, जिसके कारण ये बेबी मेरी टमी में आ चुका है। तुम चाहते क्या हो लान वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। उसके बाद वेंग ने कहा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चुप रहो, समझे। लान वांग जी ने कहा, वेंग ने कहा, बस मेरा नाम भी मत लेना और आज के बाद से मेरे रूम में भी मत आना। मुझे घुटन से महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, वेंग ध्यान रहे, इस बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी। वेंग ने कहा, क्या मतलब है कुछ नहीं होना चाहिए, तुम समझते क्या हो लान वांग जी, तुम ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हो, तुमने फोर्सफुली शादी किया, फोर्सफुली मुझे यूज़ किया, उसके बाद ये बेबी का पता नहीं कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। वांग जी ने कहा, वेंग तुम खुश नहीं हो कि तुम मॉम बनने वाले हो। वेंग ने कहा, क्या। वेंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ वेंग। वेंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम बहुत खुश हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पर एक डिसिपल्स आ गया। उसने वांग जी से कहा, सरदार आपसे कुछ लोग मिलना आए हैं, बात करना चाहते हैं मीटिंग के लिए। वांग जी ने कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। वेंग अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बेबी है, उसका ध्यान रखो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे। मैं चाहता नहीं हूँ कि उसे कोई तकलीफ़ हो। तुम्हारे लिए मैं दासी भेज दूँगा, जितना काम करना है वो लोग करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, समझे। वेंग हाँ करके वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी चला गया। वेंग ने अपने अंदर महसूस किया, उसे कहा, क्या मुझे खुश होना चाहिए। वांग जी ने कहा कि वो खुश है क्योंकि वो फादर बनने वाला है, मुझे भी उतना ही खुश होना चाहिए जितना कि वांग जी खुश है। लेकिन अगर ये बेबी आ गया तो फिर ये संबंध तो कभी नहीं टूटेगा, मैं तो उससे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि बेबी रहेगा तो उसका क्या होगा। उसने टमी के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, नहीं मैं इसे ज़िंदा नहीं रखूँगा, मुझे बेबी नहीं चाहिए अभी। अगर बेबी हो गया तो मैं इससे छुटकारा कभी नहीं पाऊँगा। बेबी के ज़रिए वो मुझे अपने पास बांधना चाहता है। अब मैं समझ गया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा एक बेबी आ जाए और मैं उससे दूर ना जा पाऊँ। मुझे पता है मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जिससे ये बेबी नष्ट हो जाए। हाँ, ताकि लान वांग जी गुस्से में आकर मुझे कबीले से बाहर निकाल दे, या फिर हो सकता है गुस्से में आकर मुझे कुछ कर दे और मैं यहाँ से भागने का मौका मुझे मिल जाए। नहीं, मुझे पता है वो बेबी के ज़रिए मुझे अपने पास रखना चाहता है, लेकिन मुझे उसके पास नहीं रहना है। मैं क्या करूँ, इसे कैसे मारूँ अब। लेकिन
क्या बेबी को मारना सही रहेगा, जबकि ये मेरा अपना बेबी है। उसके बाद उसने अपनी टमी को देखा। उसने कहा मैं भाग जाऊँ, लेकिन तुम क्यों आ गए? तुम्हें किसने कहा आने के लिए? बोलो, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरा अपना बच्चा हो, मैं कैसे मार सकता हूँ तुम्हें? मैं ये नहीं कर सकता। विंग ने अपनी मुक्के को बाहर निकालते हुए कहा मैं पेट में ज़ोर से मुक्का मार दूँ ताकि ये बेबी नष्ट हो जाए। उसने मुक्का मारने के लिए अपने हाथ को उठा लिया। उसने कहा मैं इसे मार डालूँगा। ये बोलकर विंग ने मारने के लिए अपने पेट की तरफ हाथ को बढ़ाया। अचानक विंग रुकते हुए कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कि इसने क्या किया है? इसकी तो कुछ गलती भी नहीं है। मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। मैं इसे नहीं मार सकता। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग बैठकर अपने बालों को खींचते हुए कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ क्या? विंग बस यही सोच रहा था। सीन कट होता है। विंग ऐसे करके कुछ वक्त और बीत जाता है। वांग जी विंग का रूम से बाहर निकालना बंद कर दिया था। वो सिर्फ चौखट तक आ सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर वो कहीं पर गिर गया या फिर उसे कुछ हो गया तो फिर बेबी को चोट लग सकता है। वांग जी ने ऐसा ही कहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन विंग हैरान था इस बात से कि जब से बेबी की बात वांग जी सुना है तब से वांग जी उसके करीब नहीं आता है और ना ही उसे बेहोश करने वाला दवा देता है और ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। विंग रात को जब सोता है तब वो महसूस करता है कि कोई उसके बगल में सोया हुआ है। जब वो आँख खुलता है तब वहाँ पर वो वांग जी को देखता है जो कि चुपचाप सोता है। विंग का मन करता है कि सोते हुए वांग जी को मार दूँ। उसने कई बार कोशिश भी किया लेकिन वो पकड़ा गया, लेकिन फिर भी वांग जी ने उसे कुछ नहीं कहा। इसलिए शायद, या फिर विंग प्रेग्नेंट है इसलिए विंग ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए वो मुझे नहीं मार सकता है। मतलब उसे ये बच्चा चाहिए। मैं इस बच्चे को बर्बाद भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसे नहीं मार सकता। मैं इसकी मॉम हूँ और एक मॉम अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? लेकिन मैं क्या करूँ? क्या ये वांग जी इस बच्चे को लेने के बाद मुझे छोड़ देगा? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।